Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update। भारत में अंग्रेजी हुकूमत का एक ऐसा दौर गुजरा है जहां पर सारे भारतवासियों को हद से ज्यादा कष्ट उठाने पड़े। इस समय अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों से तंग आकर देशवासियों ने क्रांतियां की, सत्याग्रह किए और कई बलिदानों के बाद देश को आजादी मिल सकी। अंग्रेजी हुकूमत के चले जाने के बाद देशवासियों को इस बात की पूरी खुशी थी कि अब भारत में लोकतंत्र आ चुका है और यहाँ पर किसी भी नेता का तानाशाही रवैया नहीं सह जाएगा। किंतु बहुत जल्द ही 25 जून सन 1975 में भारत में इंदिरा गांधी ने भारतीय लोकतंत्र की मान्यताओं को हनन करते हुए आपातकाल की घोषणा की। यह दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला और कलंकित दिन की तरह आया था। यह आपातकाल जितने दिनों तक रहा, भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों की धज्जियां उड़ती रही। सरकार के विरोध में बोलने वाले लोगों को सरकार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कराती रही। कई जन आंदोलनकारी की बुरी तरह पीटा गया। इस तरह से देश के हर तबके के लोगों को दबाने की कोशिश की गई। तो अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज का एपिसोड किस टॉपिक पर है। जी हां, इमरजेंसी। तो आज की इस वीडियो में हम आपातकाल से जुड़ी उन सभी बातों की चर्चा करेंगे जो उस इमरजेंसी के दौरान हुई। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपातकाल क्या है। व्हाट इज इमरजेंसी? आपातकाल भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब देश को किसी आंतरिक या आर्थिक रूप से किसी तरह के खतरे की आशंका होती है। अतः यह 3 ऐसी स्थितियां हैं जब सरकार द्वारा इमरजेंसी लागू की जा सकती है। आपातकाल की आवश्यक क्यों होती है? संविधान के निर्माताओं ने इस तरह की आपातकालीन स्थितियों की कल्पना की कि यदि कभी देश पर ऐसा संकट आए जिससे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में हो, तो इस समय के लिए कुछ ऐसे प्रावधान बनाने पड़ेंगे जिसके अनुसार केंद्र सरकार के हाथ बंधे न हों और वह बिना किसी रोक टोक गंभीर निर्णय ले सके। उदाहरण के तौर पर यदि कोई पड़ोसी देश हम पर हमला करता है तो हमारी सरकार को संसद में जवाबी हमले के लिए किसी तरह की बिल पास न करवाना पड़े, क्योंकि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है। तो हमारे देश को किसी अन्य देश से लड़ने के लिए पहले संसद में बिल पास कराना होता है। किंतु कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमला अचानक हो और हमें किसी तरह की औपचारिक क्रियाकलापों को निपटाने का मौका नहीं मिले। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के पास इस प्रावधान के तहत अधिक शक्तियां आ जाती हैं और केंद्र सरकार अपना मर्जी के अनुसार निर्णय लेने में समर्थ हो जाती है। केंद्र सरकार को यह शक्तियां इस आपातकालीन स्थितियों से देश के निपटाने के लिए प्राप्त होती हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल। भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है। इसके संविधान के निर्माण में विश्व भर के कई देशों के संविधान पर शोध किया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल संविधान के 18वें हिस्से में आर्टिकल 352 से 360 के बीच की गई है। भारतीय संविधान में यह प्रावधान वेइमार संविधान 1919 से 1933 से लिया गया है। वेइमार जर्मनी को कहा जाता था। भारत में संविधान के प्रकार। इमरजेंसी टाइप्स इन इंडिया। भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल का वर्णन है, जिसमें सबसे पहले है नेशनल इमरजेंसी। इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 352 में किया गया है। यह इमरजेंसी पूरे देश में लागू होती है। यह मुख्यतः 3 परिस्थितियों में लागू की जा सकती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है यदि किसी अन्य देश के साथ युद्ध हो रहा हो। दूसरे नंबर पर है बाहर से किसी नॉन स्टेट एक्टर यानी कि हम पर हमला कर दे। भारतीय संविधान में इस घटना के लिए एक्सटर्नल अग्रेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। तीसरे नंबर पर है यदि देश के अंदर ही किसी हथियारबंद संस्था द्वारा भारत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला देती है। भारतीय संविधान में पहले इस स्थिति को इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से परिभाषित किया गया था, किंतु बाद में इसे बदलकर आर्म्ड रिपब्लियन कर दिया गया। यह परिवर्तन सन 1978 में बदल दिया गया था। उपरोक्त तीनों स्थितियों के अतिरिक्त भी यदि सरकार को कभी ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति को आने की संभावना है, तो सरकार इस स्थिति में नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकती है। आपातकाल के प्रकार में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है, जिसमें सबसे पहले था नेशनल इमरजेंसी, जिसके बारे में हमने आपको बताया, और उसके बाद है राष्ट्रपति शासन और आर्थिक आपातकाल। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की।
इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 356 में किया गया है। यह किसी राज्य में तब लागू की जाती है जब वहां पर संवैधानिक तंत्र प्रशासन चलाने में असमर्थ हो जाती है। आरंभ में इसका वर्णन बस इतना था कि किंतु बाद में जब कोर्ट केस आदि हुए तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन विशेष कारणों का वर्णन किया जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के आर्टिकल 365 के आधार पर भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इस आर्टिकल के अंतर्गत यदि कोई राज्य केंद्र सरकार की आवश्यक निर्देशों का पालन नहीं करता है तो भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं आर्थिक आपातकाल की। इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 में किया गया है। यह भारत में तभी लागू किया जा सकता है जब भारत की आर्थिक स्थिति किसी रूप से खतरे में आ जाती है। अतः यदि किसी स्थिति में भारत की आर्थिक नीतियां पूरी तरह से असफल हो जाती हैं तो यह इमरजेंसी भारत सरकार द्वारा लागू की जा सकती है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है। वर्ष 1962 से वर्ष 1968 तक, जिस दौरान भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्ध हुए, इस समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान लड़ाई के समय भी पुनः इस इमरजेंसी को लागू किया गया। वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस का कारण बताकर पूरे भारत में इमरजेंसी लागू कराई। यह इमरजेंसी बहुत अधिक प्रभावशाली थी, जिसके अंतर्गत सरकार ने आम लोगों की आवाजों को दबाने का खूब प्रयास किया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरजेंसी लाने का प्रोसीजर क्या होता है। भारत में इमरजेंसी सिर्फ भारत के राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं, किंतु इसके लिए उन्हें यूनियन कैबिनेट द्वारा लिखित में सिफारिश की आवश्यकता होती है। हालांकि सन 1975 में ऐसा नहीं हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मौखिक तौर पर घोषणा करके देश में आपातकाल लागू किया था। इस इमरजेंसी की घोषणा संसद के दोनों सदनों में इसके लागू होने के 1 महीने के अंदर अप्रूव कराने की आवश्यकता होती है। यदि दोनों सदनों द्वारा यह अप्रूव्ड हो जाता है कि यह आपातकाल लगातार 6 महीने तक जारी रहता है और इसे अगले 6 महीने के लिए लागू कराने के लिए पुनः दोनों सदनों में बिल पास कराना होता है। इस आपातकाल की समय सीमा बढ़ाने के लिए संसद के किसी एक सदन में स्पेशल मेजोरिटी के तहत बिल पास कराना होगा। स्पेशल मेजोरिटी के अंतर्गत संसद में मौजूद वोट कर रहे सदस्यों का 2/3 हिस्सा हक में होना चाहिए। आपातकाल को खत्म कब किया जाता है? आपातकाल की समाप्ति भारत के राष्ट्रपति किसी भी समय कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि इसकी समाप्ति घोषणा के लिए राष्ट्रपति को किसी भी तरह की संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि राष्ट्रपति को अपनी यह घोषणा वापस लेनी पड़ सकती है जब लोकसभा में एक आम बहुमत के साथ इस बात की पुष्टि हो जाए कि देश में आपातकाल की आवश्यकता है। अब बात करते हैं भारत में वर्ष 1975 में लगे इमरजेंसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वर्ष 1975 का आपातकाल भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिवस माना जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, इस आपातकाल के पीछे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला और इस हवाले पर यह इमरजेंसी 21 मार्च 1977 तक चली। यह इंदिरा गांधी के जीवन काल में लिया गया सबसे बड़ा फैसला था। इस इमरजेंसी के दौरान सभी तरह के लोकतांत्रिक चुनावों को निलंबित कर दिया गया तथा आम नागरिकों की स्वतंत्रता में भी कई तरह से रोक लगा दी गई। इंदिरा गांधी के अधिकतर विरोधियों को जेल में डाल दिया गया और भारतीय मीडिया तथा प्रेस को सेंसर कर दिया गया। राजनीतिक और नागरिक अशांति। वर्ष 1973 से 75 इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे भारत में अशांति बढ़ने लगी थी। इंदिरा गांधी की सरकार का कई तरह से विरोध किया जा रहा था। इस समय का सबसे बड़े आंदोलन में एक था गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन। यह आंदोलन वर्ष 1973-74 के बीच रहा। यहाँ की राज्य शिक्षा व्यवस्था इस दौरान पूरी तरह से चरमरा गई थी और विद्यार्थियों को आंदोलन की वजह से राज्य सरकार को केंद्र सरकार में मिला दिया गया। वर्ष 1974 के मार्च अप्रैल महीने में होने वाला बिहार छात्र संघर्ष समिति को जयप्रकाश नारायण का समर्थन प्राप्त हुआ और इस नेतृत्व में भारत सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ। इस समय जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐलान किया, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों, किसानों और आम मजदूरों को एक साथ लाया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि ये सभी लोग पूरी तरह से अहिंसात्मक तरीके से अपने मांगे सरकार के सामने रखें। इसी समय रेलवे कर्मचारी यूनियन ने पूरे देश भर में रेलवे की हड़ताल कर दी। इसी हड़ताल को इंदिरा गांधी द्वारा बहुत ही निर्मम तरीके से दबाया गया। इस दौरान कई रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर दिया गया तथा उनके परिवार वालों को रेलवे क्वार्टर से बाहर निकाल दिया गया।
सरकार को अपने इस कुकृत्य की वजह से काफी आलोचना झेलनी पड़ी। सरकार को इसके लिए संसद में भी काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। इमरजेंसी की घोषणा। सरकार ने सभी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को इस बात के लिए सावधान कर दिया कि पाकिस्तान से युद्ध होने वाला है। इस युद्ध के अतिरिक्त सरकार के सामने जो तत्कालीन समस्याएं थी वह था सूखा और सन 1973 का तेल संकट। इन संकटों से जूझते हुए भारत की अर्थव्यवस्था काफी खराब हो गई थी। सरकार का कहना था कि देश के अंदर हो रहे हड़ताल और प्रतिवाद से सरकार के कार्य करने की पूरी तरह से अक्षम बना दिया है, जिस वजह से भारत की व्यवस्था खराब हो जा रही है। इस समय इंदिरा गांधी को उनके कुछ ईमानदारी नेताओं तथा अपने बेटे संजय गांधी, जिनकी शक्ति इस समय राजनीतिक रूप से बहुत अधिक बढ़ गई थी, इनके सलाह को मानना सही समझा। इस समय पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रॉय ने भी इंदिरा गांधी को देश भर में आंतरिक आपातकाल लागू करने की सलाह दी। इन्होंने इस पत्र में इस बात की चर्चा की कि भारत में आंतरिक रूप से बहुत अधिक अराजकता फैल गई है और सरकार को काम करने की कठिनाई हो रही है। इस तरह से सिद्धार्थ शंकर रॉय से दिखाया कि किस तरह संविधान के दायरे में रहकर भी लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान शासन प्रबंध। इंदिरा गांधी ने 20 पॉइंट इकोनॉमिक्स प्रोग्राम को तैयार किया, जिसका उद्देश्य देश के कृषि और औद्योगिक विकास की प्रगति देना था। इसी के साथ सरकार गरीबी और अशिक्षा से भी लड़ना चाहती थी, किंतु इन सब के पीछे सरकार का अनुशासन असहनीय था और इसे डिसिप्लिन ऑफ द ग्रेवयार्ड कहा गया। इमरजेंसी के दौरान यह ऐलान किया गया कि सभी ट्रेनें समय पर चलेंगी और सारे कर्मचारी अपने काम पर आसानी से जा सकेंगे और काम कर सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में उनके कार्यों का लेखा जोखा पहले की तरह रहेगा। इस 20 पॉइंट के अलावा संजय गांधी ने भी 5 और पॉइंट का वर्णन किया। इन 5 पॉइंटों की सहायता से संजय गांधी देश में शिक्षा, परिवार नियोजन योजना, वृक्षारोपण, जातिवाद की समाप्ति और दहेज प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। कालांतर में इमरजेंसी के दौरान इन दोनों प्रोग्राम को एक साथ करके 25 पॉइंट प्रोग्राम बनाया गया। आपातकाल के दौरान गिरफ्तारियां। भारतीय संविधान के 352 आर्टिकल के अंतर्गत इंदिरा गांधी ने स्वयं को सरकार में रखते हुए कई असाधारण संवैधानिक शक्तियां प्राप्त की। इन संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग इंदिरा गांधी ने अपने विपक्ष तथा आम लोगों के विरोध को दबाने के लिए किया। सरकार ने पूरे देश भर में पुलिस और आर्मी लगा दी और सरकार के निर्णयों का विरोध करने वाले लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। इस समय कई नेता जैसे विजय राजे सिंधिया, जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जीवतराम कृपलानी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल आडवाणी, अरुण जेटली, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, गायत्री देवी के साथ 8 कई अन्य तत्कालीन जन नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात ए इस्लामी जैसी संस्थाओं पर सरकार द्वारा बैन लगा दिया गया। इस समय कई कम्युनिस्ट नेताओं को भी अरेस्ट किया गया। मोहन दरिया और चंद्रशेखर जैसे कांग्रेस नेताओं ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध में सरकार को अपना इस्तीफा दिया और कांग्रेस पार्टी से भी हट गए। इन नेताओं को भी अरेस्ट कर लिया गया। तमिलनाडु की करुणानिधि सरकार गिरा दी गई और उनके पार्टी के कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इन लोगों को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। कानून, मानवाधिकार और चुनाव। इस समय विपक्षों की स्थिति बहुत खराब हो चली थी। कई राज्य सरकार और चुनावों को रद्द कर दिया गया था। तत्कालीन सरकार के पास 2/3 की बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी थी, अतः तत्कालीन कांग्रेस सरकार देश के लिए यह नया कानून लिख सकती थी। इस समय जब इंदिरा गांधी को यह लगा कि तत्कालीन कानून व्यवस्था बहुत धीमी है, तब उन्होंने राष्ट्रपति के लिए ऐसे विधेयक को चुना जिससे होने से अपने मन मुताबिक कार्य कर सकती थी। इस तरह इंदिरा गांधी रूल बाय डिक्री के अनुसार अपना शासन चला चाहती थी। जस्टिस खन्ना ने अपने किताब मेकिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई एक संविधान केवल पन्ने पर लिखा गया नियम नहीं है, बल्कि यह आम लोगों के जीवन यापन का तरीका है। जबरन नसबंदी। सितंबर 1976 में संजय गांधी ने देश भर में अनिवार्य नसबंदी का आदेश दिया। इस नसबंदी के पीछे सरकार की मंशा देश की आबादी को नियंत्रित करना था। इसके अंतर्गत लोगों की इच्छा के विरुद्ध नसबंदी कराई गई। वर्ष 1976-77 के समय करीब 8 मिलियन नसबंदियां कराई गई। इस समय सरकार के इस फैसले के कई आम लोगों के दैनिक जीवन तक भी प्रभावित हुए। इमरजेंसी के समय सरकार के विरुद्ध आलोचना के मुख्य कारण। इमरजेंसी के समय सरकार के विरुद्ध आलोचना के कई कारण रहे। बिना किसी चार्ज के आम लोगों को पुलिस द्वारा जांच पड़ताल, कई आम तथा निजी मीडिया के सरकारी प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने किशोर कुमार को कांग्रेस पार्टी की बॉम्बे रैली के लिए गाने को कहा था, किंतु किशोर कुमार ने इससे इनकार कर दिया। इस पर तत्कालीन ब्रॉडकास्टिंग मंत्री विद्याचरण शुक्ला ने किशोर कुमार के गाने का दूरदर्शन तथा टीवी पर आने पर अनौपचारिक बैन लगा दिया।
यह बैन 4 मई 1976 से लेकर इमरजेंसी के अंतिम दिनों तक चला। जामा मस्जिद तथा पुरानी दिल्ली के तुर्कमेन गेट के पास रही सारी झोपड़पट्टियां को हटा दिया गया। सरकार द्वारा जबरन नसबंदी की प्रक्रिया भी सरकार की आलोचना के लिए एक बहुत बड़ा कारण रहा। इस समय कई किताबों और फिल्मों पर भी बैन लगाया गया। आपातकाल के बाद भारत में सन 1977 का चुनाव। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने फिर से चुनाव की घोषणा की और सभी आंदोलनकारी को जेल से रिहा करा दिया गया। इस समय कांग्रेस के सबसे बड़े विपक्ष जनता आंदोलन ने लोगों से यह अपील की कि भारतवासियों के लिए लोकतंत्र और तानाशाह के बीच किसी एक को चुनने का आखिरी मौका होगा। लोकसभा के दौरान इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों ने अपने लोकसभा सीट गंवा दिए। इसी तरह बिहार और उत्तर प्रदेश में भी सभी कांग्रेस नेताओं को हार मिली। कांग्रेस को इस चुनाव में सिर्फ 153 सीटें ही प्राप्त हुई, जिसमें 92 सीटें दक्षिणी भारत के 4 राज्यों की थी। इस चुनाव में जनता पार्टी की कुल 298 सीटें प्राप्त हुई। इस समय भारत को उसका पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ। ये प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी, जबकि उत्तर प्रदेश को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इस तरह से इमरजेंसी भारतीय राजनीतिक इतिहास में यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत दुखद अवधि रही है, जिसे आज भी सबक के तौर पर याद किया जाता है। तो ये थी भारत में लगी इमरजेंसी की कहानी। भारत में लगी इस इमरजेंसी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update.